नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे दिया जाएगा हर सुबह 8 बजे। तो आपको ये सारा पीडीएफ जो है कल मिलेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किसी दर्पण में वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा था। अब आप समझते हैं, और मैं सब दिन बताता हूँ जितने भी आपका जो न्यूमेरिकल का सूत्र है, मैं अगर न्यूमेरिकल नहीं भी इंक्लूड करूँ फिर भी बताता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण में आवर्धन m बराबर होता है आपका -v/u, जहाँ v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी और u होता है आपका वस्तु की दूरी। लेकिन यही चीज़ लेंस में अगर हो जाता है तो m का वैल्यू सिर्फ v/u होता है, जो है माइनस नहीं होती। तो ये दोनों बात आपको आज भी मैंने समझाया था, बहुत देर नहीं हुआ है, 2-4 घंटा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मान रख देना है। वस्तु की दूरी -v/u, तो -40 और -/25, ठीक है। तो आपको जो है काट देंगे 8/5, -8/5 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। चलते हैं आगे। एक प्रश्न रिपीट किया हुआ, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न। आईपीएल 2022 के विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस है। हार्दिक पांड्या इसके कप्तानी किए थे। उप विजेता राजस्थान रॉयल रहे थे। कितने टीम भाग लिए थे आईपीएल 2015 में, और कितनेवा आईपीएल था? तो 15वां आईपीएल था, है ना। 10 टीम भाग लिया था। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। उसके बाद जो स्टैटिक टाइम आउट है, पहले 2.5 मिनट का हुआ करता था, अब जो है इसे 3 मिनट कर दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया था एसएससी फेज 10 में। इसके अलावा आपको जो है लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस 2 नए टीम आए थे। राजस्थान बता ही दिया, वो विजेता रहा था। इसके बाद आईपीएल से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपका सबसे अधिक विकेट जो है ये डोवेन ब्रावो लिए हैं। सबसे अधिक रन जो है अपना बिरटू है यानी विराट कोहली, और सबसे अधिक छक्का जो है क्रिस गेल है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ये तीनों, ठीक है। उत्तल तथा अवतल दर्पण में फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? अब देखो भैया, उत्तल तथा अवतल दर्पण में फोकस दूरी पूछ रही है। अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, दोनों न्यूमेरिकल में से कोई छोड़ेगा जी एक भी? तो उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी कैसा? पॉजिटिव। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी कैसा? निगेटिव। तो आप समझ गए, है ना। तो पहले उत्तल दर्पण लिखा है, तब अवतल दर्पण, तो का उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको याद नहीं होता ना कि भाई ये मतलब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेटिव की पॉजिटिव, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण इस प्रकार बनता है। इसका फोकस दूरी किधर होता है? बाएं तरफ। और बाएं तरफ जो फोकस दूरी वो आपका निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर होता है? दाएं तरफ। जो भी दाएं तरफ फोकस दूरी वो पॉजिटिव रहता है। इससे आप याद रहेगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल दर्पण में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इमेजिनरी इमेज बनता है। उसके बाद अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बन सकते हैं, ठीक है। 5 स्थिति में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और एक स्थिति में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में हो ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है अवतल दर्पण में। ये भी मैं समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा आपके लिए, ठीक है। एफ है ये सी है, ये आपका जो है अनंत है, ठीक है। मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है भाई, ठीक है। तो जब आप अनंत पे रखेंगे वस्तु को, तो आपका प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनेगा, ठीक है। मैं नाम एक देख लिख रहा हूँ। जब आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच जाएगा। जब आप वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब वक्र केंद्र पे बनेगा। जब आप वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। जब आप मतलब वस्तु को जो है फोकस पे रखोगे तो आपका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन जाएगा। तो आप देखते हैं जो 3 नंबर है ये बराबर होता है वस्तु के, क्योंकि जहां रखते हो वहीं बन जाता है, तो बराबर होता है। इसके बाद जो 2 प्रथम स्थिति है ये आपका जो है छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और जो अंतिम 4 और 5 वाला प्रतिबिंब देख रहे हैं ये वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और काल्पनिक कब बनता है? जब ये फोकस दूरी और ये पोल यहाँ पे 6 रख देंगे तो यहाँ छठा बन जाता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है, लेकिन अवतल लेंस में खाली काल्पनिक बनता है। जो दर्पण में काम होता है ना, वो लेंस में उसका उल्टा होता है। जैसे उत्तल दर्पण में आपका खाली काल्पनिक बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि ऊष्मा का सीधा समानुपाती क्या होता है। भाई आपने ऊष्मा का फॉर्मूला जान रहे हैं,
H बराबर I²RT या H बराबर VIT, ये भी हो सकता है। तो भाई ये किसके समानुपाती होते हैं? तो I दिया था वहां पे, I का इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल दिया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है I का, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? भाई विद्युत मोटर जो है एक जनित्र है जो आपको जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलती लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ। आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। वैसे विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। और डायनमो का उदाहरण मैंने दे दिया था कि गांव घर में जो है पुराने साइकिल में लोग लगा लेते थे, क्योंकि उस समय ज्यादा मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे। आज ना सबके पास बाइक है, पहले बाइक नहीं हुआ करता था। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था रानीखेत किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया चेरापूंजी कहाँ है? तो मेघालय। और सेकंड शिफ्ट में अगर आपको याद हो कि जब आपका वन वाला बात हो रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि भाई जो अभी जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ना मानिसराम, उससे पहले चेरापूंजी ही था, तो ये भी मेघालय में है। तो यहाँ पे मेघालय है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा रहा था कि लोकरंग त्योहार किस राज्य में मनाया? देखिए दोस्तों, लोकरंग त्योहार जो है अमृत महोत्सव के उस अवसर पर कई सारे जगह मनाए गए हैं, लेकिन इसकी ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश को माना जाता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर करके हम आते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि 243S का संबंध किससे है? तो जो नगर पालिका के अधीन वार्ड समिति का गठन होता है ना, कि वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर वार्ड समिति है ना, ये वार्ड समिति एक मतलब जैसे मैं भी गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हमारे यहाँ, तो यहाँ भी जो है वार्ड नंबर होता है, वहां भी जो है वार्ड समिति होते होंगे। तो नगर पालिका का तो इतना मैं रहा नहीं हूं, तो मतलब प्रैक्टिकली में नहीं जानता हूं, लेकिन 243S के संबंध जो है वार्ड समिति का गठन से है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट में दाएं हाथ का नियम पूछा गया था, तो वहां पर मैंने दोनों आपको दिखा दिया था कि भाई यहाँ भी उंगली से पूछा गया था कि अंगूठा जो है बाएं हाथ में अंगूठा क्या काम मतलब कौन सी दिशा को इंगित करता है। तो देख लीजिए, अंगूठा अगर दाहिने हाथ के नियम पूछ रहा है तो चालक की गति की दिशा, अगर बाएं हाथ को पूछे चालक की दिशा, तो यहाँ पे चालक की दिशा राइट आंसर करके आना था। तर्जनी का दोनों काम सेम है, तर्जनी का चाहे बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का पूछे और चाहे दाएं हाथ का नियम पूछे, चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जो ओलंपिक खेल हुआ था, ओलंपिक खेल जो आपका हुआ था, ये मैं सेकंड सीट में बताया था, इसलिए मैंने ये सीट को ही रख लिया। जब राष्ट्रमंडल खेल 2020 में किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था लॉन बॉल में, ये पूछा गया था, वहां पे मैंने ये आपको बताया था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि एनालिसिस से आपको जो है बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते। कितना? 7 पदक। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण जीते थे? तो 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज, तो टोटल मिला के 7 गो। और अब तक का ओलंपिक में सबसे अच्छा सफर है, 48वां स्थान पे रहा था। एक प्रश्न यहाँ पे कि हिंदी की जो लिपि देवनागरी है और संघ की भाषा हिंदी है, कौन से आर्टिकल में कहा गया? रिपीट क्या प्रश्न है? 343 में कहा गया है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का उद्गम जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो उर्दू लिपि होती है ना, इसकी जो उत्पत्ति है ये आपको खरोष्टी लिपि से हुआ है। अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगा? नहीं बताएंगे, बताइए। P बराबर 1/f मीटर होता है जी। तो यहाँ पे क्षमता आपका दे दिया है 10 डायोप्टर। और अवतल लेंस में आप जो है फोकस दूरी कैसा लेंगे? जल्दी बताइए। निगेटिव में लेंगे, तो 1/f, और ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम f बराबर कर लें तो 1/10 मीटर नहीं हो जाएगा, तो 0 यानी फिर 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी माइनस में, -10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि जब जिंक को H2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? रिपीट किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब Zn + H2SO4 जब सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? तो आपका हमारा ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट, और आपका जो है हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाता है। चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसके पीछे में हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो हो गया आपका काम ही हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। एक और यहाँ इसको आप जो है अवकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है, तो इसे कह सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि जब H2 और O2 का प्रतिक्रिया होता है तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो आप जानते हैं जब H2 और O2 का प्रतिक्रिया होगा
तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा O2 के पीछे हम 2 लगा देंगे तो 2H2O है ना, 2H2O बन जाएगा। H2 के पीछे नहीं लगेगा, H2 के पीछे लगेगा तो 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 2H2O हो गया तो जल बन जाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद आपको एक आया था कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, तो बिबियन डिराजियो है यंग बंगाल आंदोलन के। इसके बाद जो है आपका ये पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन के जो कौन है, तो एनी बेसेंट और तिलक है। एक प्रश्न आता है कि कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे जो है शास्त्रीय भाषा का नाम लिख के पोस्ट जरूर कीजिएगा कि जो 6 शास्त्रीय भाषा है ये कौन कौन सा है, ठीक है। और शास्त्रीय भाषा जो है बनने के लिए कितनी पुरानी एज होनी चाहिए भाषा की, तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। भाषा आयोग का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जो 6 शास्त्रीय भाषा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब आप बहुत पुराने हो चुके हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अच्छा लगा हो तो ही लाइक करें और PDF जरूर ले लें।